नमस्ते। आप सभी का आपकी अपने इस YouTube चैनल हिंदी वाले मार्टसा पर मैं अभिनव सरवा व्याख्याता हिंदी साहित्य एक बार पुनः हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। वरिष्ठ अध्यापक भर्ती परीक्षा 2022 के लिए आप तैयारी कर रहे हैं, जिससे हम सेकंड ग्रेड के नाम से भी अभिहित करते हैं। यदि आप उसके लिए तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो और इसके तत्काल बाद लगातार आने वाले जो वीडियो वो आपके लिए बेहद उपयोगी रहने वाले हैं। आज हम इसके पाठ्यक्रम पर बात करेंगे। आज हम किस पर बात करने वाले हैं, एक बार के लिए पाठ्यक्रम पर थोड़ा सा चर्चा करेंगे और उसके बाद इस ये जो कोटियां आपको अलग अलग दी गई, इन कोटियों पर बात करने वाले हैं। देखिएगा, वरिष्ठ अध्यापक भर्ती परीक्षा के इस पाठ्यक्रम को हमारी आरपीएससी मतलब हमारी पीसीएस ने 3 खंडों में विभक्त किया है। और 3 खंडों में विभक्त करने से तात्पर्य है, पूर्व में इसका पूर्णांक 300 रहा करता था, इस वर्ष भी इस बार भी 300 ही रहेगा। लेकिन पूर्व में इस पाठ्यक्रम को कुल मिलाकर 3 खंडों में विभक्त किया गया था। और 3 खंडों का यह जो प्रथम देख रहे हैं यहाँ पे, जो व्याकरण से संबंधित है, उसका अंक भार 180 था। उसका अंक भार कितना था? 180। उसके पश्चात आया स्नातक स्तरीय पाठ्यक्रम, जिसमें रचनाएं शामिल थी विभिन्न कवियों और लेखकों की, कुछ कहानियां थी, बिहारी सतसई थे, कबीर की हम बात करें तो रचनाएं थी इत्यादि। उन रचनाओं में से और 80 अंक के प्रश्न आने थे। उसके बाद में था हिंदी की जो शिक्षण विधियां है उनसे संबंधित, तो वहां से कुल मिलाकर 40 अंक के प्रश्न किए जाने थे। अब यहाँ पर देखेंगे 8 8 16 और 4 20 हासिल की 2 और 3, कुल मिलाकर ये 300 का अंक भार रह जाता था। हमें पता था कि पहले पार्ट से, पहले खंड से 180 अंक के प्रश्न किए जाएंगे। अब ये सिर्फ 12 कोटियां ही नहीं थी, सिर्फ 12 खंड ही नहीं थे। पिछले वाले सत्र की यदि हम बात करें तो उसमें 2 चीजें और शामिल थी, और 2 और चीजें जो शामिल थी उनमें महत्वपूर्ण था कक्षा 11 और कक्षा 12 के पाठ्यक्रम में शामिल उन कुछ कवि और कुछ लेखकों की रचनाएं हमारे पाठ्यक्रम में जोड़ी गई थी। इस बार का यदि मामला देखा जाए तो इसने पीसीएस ने या आरपीएससी ने ये जो खंड विभाजन किया है, खंड विभाजन वही 3 है। खंड 1 व्याकरण से संबंधित है, खंड 2 स्नातक स्तरीय है और खंड 3 में शिक्षण विधियां है। लेकिन ये जो अंक भार है वो नहीं किया गया है, ये नहीं किया गया है। यदि इसकी हम बात करें और कक्षा 11 12 9 से 12 का जो मामला था, वो यदि पाठ्य पुस्तकें या उन कवि लेखकों की रचनाएं इसमें शामिल नहीं की गई तो आप समझ सकते हैं, और अंक भार यदि यही रखा जाए तो आप समझ सकते हैं कि ये बहुत बड़ा पार्ट हमारे लिए रहने वाला है। लेकिन इस प्रकार की कोई मंशा जाहिर नहीं की गई है आरपीएससी के द्वारा, इसलिए हमें पूरा संतुलन बना के रखते हुए, पूरे संतुलन के साथ हमें अपनी तैयारी करनी है। आप यहाँ पर देख ही सकते हैं, ज्यादा इस पर बात नहीं करेंगे। जैसे वर्ण व्यवस्था है तो इसमें कुल मिलाकर स्वरों और वर्णों के वर्गीकरण, उनके उच्चारण स्थान, उनके भेद और उपभेदों पर बात करेंगे। वीडियो इसका लगा हुआ भी और लगाएंगे, बनाएंगे। शब्द वर्गीकरण में स्रोत के आधार पर देखेंगे तो 3 ही स्रोत रखे गए हैं, तत्सम, तद्भव और विदेशी। यहाँ देशज और संकर शब्दों को इस बार हटा दिया गया है। इसके बाद में है शब्दों का वर्गीकरण, ये व्याकरण के आधार पर है। इसमें विकारी और अविकारी शब्दों का परिचय और उनके भेद और उपभेद। सबसे पहले बात, विकारी शब्द कौन से होते हैं, अविकारी कौन से होते हैं। अब इन विकारी शब्दों के जैसे भेद और अविकारी शब्दों के भेद और उसके बाद में इन दोनों के उपभेद। जैसे विकारी शब्दों की बात करें तो कुल मिलाकर 4 है, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया, कि जिन जो लिंग, वचन और काल के आधार पर जिन शब्दों का रूप परिवर्तित हो जाता है वे विकारी शब्द कहलाते हैं, और जिन शब्दों का रूप परिवर्तित नहीं होता वे अविकारी शब्द कहलाते हैं। अविकारी में है क्रिया विशेषण है, संबंध बोधक है, समुच्चय वाचक है, और उसके बाद में निपात अव्यय या निपात अविकारी शब्द है। कुल मिलाकर 4 ही ये होते हैं और 4 ही यहाँ होते हैं। इसके पश्चात है व्याकरणिक कोटियां, जिनमें 5 चीजें शामिल है, लिंग है, वचन है, कारक, काल और वाच्य।
उसके बाद में शब्द रचना पर चलेंगे। तो शब्द रचना से तात्पर्य है कि नए शब्द बनाने के हमारे पास कुल 4 संसाधन होते हैं। 4 साधनों के माध्यम से हमें नए शब्दों की रचना कर सकते हैं। कौन कौन? एक तो स्वतंत्र शब्द जो है वो तो है ही है, चाहे तत्सम है, तद्भव है या विदेशी है। इसके अलावा संधि के माध्यम से हम कोई नया शब्द बना सकते हैं, समास के माध्यम से बना सकते हैं, उपसर्ग के माध्यम से बना सकते हैं और प्रत्यय के माध्यम से। इसके अलावा, इन चारों के अलावा हमारे पास ऐसा कोई संसाधन नहीं है जिसके माध्यम से हम नए शब्द बना सके, इसलिए हम इन पर भी बात करेंगे। उसके बाद में है शब्द जान। तो शब्द जान में कुल मिलाकर 5 प्रकार के कोटियां रखी गई हैं। एक तो पर्यायवाची शब्द है। पर्यायवाची जैसे 2 प्रकार के होते हैं, भेद भेद उपभेद हम अलग अलग जानेंगे। उसके बाद में विलोम। तो विलोम के स्थान पर यदि आप इनको पूरक शब्द भी पढ़ें तो भी कोई दिक्कत नहीं, पूरक है वो ज्यादा समुचित है। तो उसके बाद में अनेकार्थक कि एक ही शब्द के 3-4 अर्थ निकलते हैं, उनमें से जैसे कनक का सोना और धतूरा गेहूं 3 अर्थ निकल गए। या हम बात करें द्विज की तो पक्षी है, ब्राह्मण है या दांत है, 3 अर्थ उसके निकलते हैं। तो इस प्रकार से एक शब्द दिया जाएगा, जैसे मान लो द्विज ही दे दिया और द्विज का में से कौन सा नहीं है, उनमें से एक शब्द को ऐसा हटा देंगे या जोड़ दिया जाएगा। एक है होता है युग्म शब्द, मतलब युग्म शब्द युग्म शब्द 2 शब्द होते हैं एक ही जैसे एक तो है अवधि और दूसरा है अवधि। अब एक जैसे मतलब देखने, बोलने, सुनने में श्रुत सम भिन्नार्थक शब्द भी इनको कहा जाता है। अवधि का मतलब है एक ये समय का एक हिस्सा होता है और अवधि यह एक भाषा होती है। तो इस प्रकार से, और जैसे मान लो आपने और भी देखे दिन और दीन, है ना। तो इस प्रकार के ये जो शब्द है ये युग्म शब्द या समश्रुति भिन्नार्थक शब्द में आते हैं, तो उन पर भी हम बात करने वाले हैं। और उसके बाद में एक शब्द बच गया आपका एकल शब्द। ये एकल शब्द को हम वाक्यांश के लिए एक शब्द भी कहते हैं। क्या कहते हैं? वाक्यांश के लिए एक शब्द जिसका कोई शत्रु न हो, जिसे हम अजात शत्रु कहते हैं। तो इसका मतलब है वो पूरे वाक्यांश के स्थान पर और एक शब्द वहां पर फिट कर दिया जाता है, फिट बैठता है, तो उसे वाक्यांश के लिए एक शब्द या एकल शब्द के नाम से हमें जानते हैं। उस पर भी बात करेंगे। वाक्य रचना में वाक्य का स्वरूप किस प्रकार का है? 3 भाग। पदक्रम क्या रहेगा? वाक्य के अंग कौन कौन से हैं और वाक्य के भेद और उपभेद, इन पर भी बात करने वाले हैं। उसके पश्चात 8 नंबर पर है शब्द शुद्धिकरण। और आपको बता दें, आपका जो सिलेबस जारी हुआ है, पाठ्यक्रम जारी हुआ है, उसमें शुद्धिकरण शब्द इस प्रकार से लिखा गया है, यह शब्द गलत होता है। यह शब्द क्या है? गलत है। तो आप शुद्धिकरण इस प्रकार से लिखें। वजह क्या है बता देते हैं। कर्ण प्रत्यय किसी शब्द में जोड़ने पर, यहां जो पहला वाला शब्द है उसके अंतिम वर्ण पर और बड़ी ई का आगम हो जाता है। जैसे आप कहते हैं एक की कर्ण, तो एक धने कर्ण, एक धने कर्ण से क्या बनाया हमने? एकीकरण। उसी प्रकार से सामाजिकरण है, प्रमाणीकरण है, प्रस्तुतिकरण है, शक्तिकरण है, सारे शब्द इसी प्रकार से बनते हैं। तो शुद्धिकरण में यह शब्द शुद्ध है। तो क्या शुद्धिकरण? शब्द का शुद्धिकरण। उसके बाद में होता है जैसे शब्द शुद्धिकरण की यदि हम बात करें, यहां से थोड़ा सा हटा देते हैं। जैसे शब्द लिखा है ये 4 शब्द दे दिए हमारे सामने, हमें ABCD या ABCD में 4 शब्द दिए और इनमें से पूछ लिया कि शुद्ध शब्द छांटिए। हमें क्या करना है? शुद्ध शब्द छांटना है। 4 शब्द हमारे सामने हैं, बताइए शुद्ध शब्द कौन सा है? वाक्य में आप कमेंट में अपना इसका आपका जो जवाब होगा वो जवाब लिखिए, अंत में आपको इसका उत्तर दे दिया जाएगा। उसके पश्चात आता है वाक्य शुद्धिकरण। कई बार हम वाक्य में गड़बड़ कर देते हैं क्रिया, लिंग, वचन, कारक इत्यादि के आधार पर, और वाक्य को शुद्ध करने से संबंधित या 4 ऑप्शन होंगे, उनमें से शुद्ध छठवा पूछ लिया जा सकता है या अशुद्ध शब्द की पहचान हमसे करवाई जा सकती है। तो वाक्य शुद्धिकरण होगा। उसके बाद में विराम चिन्हों का
परिचय भी पूछा जा सकता है और कुछ इनसे संबंधित भी प्रश्न आने वाले हैं। इसके बाद में मुहावरे एवं लोकोक्तियां। मुहावरा कहते किसे हैं, किसी मुहावरे का अर्थ क्या है, एक मुहावरे से के अर्थ से मिलता जुलता अर्थ प्रदान करने वाले किसी दूसरे मुहावरे की पहचान भी हमें जो 4 ऑप्शन दिए होते हैं उनमें से करवाई जा सकती है। और इसी प्रकार से लोकोक्तियां, और लोकोक्तियों को हमें कहावत भी कहते हैं। लोकोक्तियों को किस नाम से जानते हैं, कहावत भी कहा जाता है। इसके बाद 12वें नंबर पर अपठित गद्यांश या अपठित पद्यांश, दोनों में से कोई सा हो सकता है, दोनों हो सकते हैं, से आधारित या इन पर आधारित प्रश्नोत्तरी कुछ किए जा सकते हैं। तो आरपीएससी के द्वारा इस बार जो 3 खंड बांटे गए हैं, खंड 1, खंड 2, खंड 3, इनका और हम कहें कि जो मार्किंग है या इनका जो अंक भार है वह जारी नहीं किया गया है। इसलिए हमें बहुत ही सावधानी व बहुत ही सजगता के साथ हमारी तैयारी करनी है, पूरा संतुलन बनाकर रखना है। और हम चाहते हैं कि आपका सिलेक्शन, आपका नाम आरपीएससी के द्वारा जारी किए जाने वाले रिजल्ट में जरूर शामिल हो। तो आपको बता दें कि ये जो 4 शब्द हमने लिखे थे, इन चारों शब्दों में शुद्ध शब्द यह है मुस्कान, और बाकी तीनों शब्द अशुद्ध हैं। इन तीनों शब्दों का शुद्ध रूप इस प्रकार से होता है अनजान, यह होता है इंसान। हो सकता है आपने अभी तक यही पढ़ा होगा, यदि यही पढ़ा है तो भ्रांति है, दिमाग से निकाल देना। और तस्वीर, ये तस्वीर, ये तीनों शब्द शुद्ध अब हुए हैं। और ये मुस्कान शब्द है ना, इस मुस्कान को हमें ऐसे ही पढ़ते आए हैं, और ये ऐसे वाला मुस्कान है जो गलत होता है। शुद्ध मुस्कान शब्द यही है। चलिए आज के इस वीडियो में फिलहाल हम इतना ही करेंगे, और अब हमें आपके सामने जो विकारी और अविकारी शब्द है उन विकारी शब्दों पर बात करने के लिए प्रस्तुत होंगे। पहला हमारा प्रकरण होगा संज्ञा से संबंधित, उसके बाद में संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया से आगे बढ़ते चलेंगे। अविकारी आएंगे, क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक और निपात अव्यय से बढ़ते हुए हम लगातार इन पर बातें करेंगे। अब यहाँ तक आप आ गए और सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब अनुमति देवें अगले वीडियो के लिए। नमस्ते, शुक्रिया, जय हिंद।